स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो। मिडिल क्लास, देश का बैकबोन मिडिल क्लास, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स देने वाला मिडिल क्लास, बट सुविधाओं के नाम पे कुछ ना मिले जिसको, वो मिडिल क्लास। कौन है ये मिडिल क्लास? क्या आप हैं मिडिल क्लास? क्या आपके घर की जो इनकम है उसका 20% आप बचा पा रहे हैं या नहीं? क्या आप सिर्फ डे टू डे लाइफ को जीने में, आपके जो बेसिक नेसेसिटी यानी रोटी कपड़ा मकान, उसको ही पूरा करने में आपका सारा पैसा तो नहीं खर्च हो जा रहा? क्या उसको बोलेंगे मिडिल क्लास? कौन है ये मिडिल क्लास? क्या ये एक सिर्फ मिथ है? क्या ये कहना कि 2047 तक भारत में लगभग 1 बिलियन पीपल विल बी मिडिल क्लास, क्या ये अतिशयोक्ति है? कहाँ लाई करता है सच? वेयर इज़ दैट ग्रे एरिया? वी विल हैव टू टॉक अबाउट दैट। कहीं कहीं किसी एस्टिमेट के हिसाब से, भारतीय एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 लाख से 30 लाख तक कमाने वाला मिडिल क्लास है। बट हाउ इज़ इट पॉसिबल? कौन होता है मिडिल क्लास? क्या सिर्फ इनकम बेसिस पे देखना चाहिए, या वो कहाँ रिसाइड कर रहा है उसके ऊपर भी देखना चाहिए? परचेजिंग पावर के ऊपर देखना चाहिए? आप टीयर 1 सिटी में है देखना चाहिए? आप टीयर 5 सिटी में देखना चाहिए? कहाँ लाई करता है वो ओवरऑल मिडिल क्लास का डेफिनेशन? और क्या वाकई में इंडिया में कोई एक बडिंग मिडिल क्लास है? तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी ईयर। इसी के इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थ्योरी से समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास है कौन, कितना है, और ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन मिडिल क्लास कहाँ लाई करता है और कहाँ कमियां हैं, कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास, मिथ, रियलिटी और जस्ट एन एस्पिरेशन। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, ये प्रोजेक्शन है हमारी कि 1.02 बिलियन कंज्यूमर के आसपास इंडिया में होंगे बाय 2047। ये एस्टिमेट्स है। 1.02 बिलियन कंज्यूमर यानी कि मिडिल क्लास कंज्यूमर। मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। भारत की जीडीपी में जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी है वो है कंजम्पशन की, 62% के आसपास। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है हमारी, और ये कंजम्पशन सबसे ज़्यादा कौन करता है? मिडिल क्लास। जैसे जैसे लोगों के हाथ में पैसे आना शुरू होते हैं, उनका कंजम्पशन का लेवल और द क्वालिटी ऑफ कंजम्पशन स्टार्ट्स टू इम्प्रूव। पहले आप हो सकता है कि एक शर्ट खरीदते हो या टी शर्ट खरीदते हो तो आप सरोजनी मार्केट जाते हो या अपनी लोकल मार्केट जाते हो, पर जैसे जैसे आपके जेब में पैसे आते हैं, आपकी इनकम आती है, भले वो 10,000 15,000 रुपये हो, देन यू स्टार्ट टू बाय फ्रॉम ऑनलाइन और ब्रांडेड आउटलेट्स लाइक दैट, है कि नहीं? तो वही है मिडिल क्लास जो इंडिया में कंज्यूमरिज्म को और जीडीपी को ड्राइव करता है। बट कहाँ है ये मिडिल क्लास? कैसे हम डिफाइन करें इसको? तो ये देखा जाए तो लगभग 1.02, लगभग 1 बिलियन पीपल 2047 तक, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट, विल बी मिडिल क्लास इन इंडिया। ठीक है, तो कैसे है? बिकॉज हम कंज्यूमरिज्म के ऊपर देखते हैं कि मिडिल क्लास कौन है, जो हाथ में मोबाइल लेके चल रहा है, जिसके पास 2 व्हीलर है, ठीक ठाक घर में रह पा रहा है, रेंट अफोर्ड कर पा रहा है, 4 व्हीलर है, वो सब कोई मिडिल क्लास है, ये हम मान के चलते हैं। तो ये माना जाता है कि 1 बिलियन के आसपास लोग मिडिल क्लास में होंगे, जो बेसिक स्मार्टफोन चला पा रहे होंगे, जिनके पास 2 व्हीलर होगा, अच्छा घर होगा रहने के लिए, खाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग। अफोर्ड की बात हो रही है, ठीक। बट सम क्रिटिकल रियलिटी इज ऑल्सो देयर कि अगर हम ओवरऑल इनकम और मनी सिक्योरिटी की बात करें तो इंडिया में मात्र 1 से 3 करोड़ लोग, यानी लेस देन 2% ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन कॉल मिडिल क्लास। ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, वो हम अभी आगे देखेंगे, क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि अगर आप 1 लाख रुपए किसी छोटे शहर में कमा रहे हैं, लेट्स से वाराणसी, और 1 लाख रुपए आप दिल्ली में कमा रहे हैं, तो दोनों के कंजम्पशन पैटर्न में बहुत अंतर है। आप बनारस में 1 लाख अगर कमा रहे होंगे तो आपको 10,000 15,000 में एक अच्छा 3 BHK घर मिल जाएगा। वही 3 BHK घर आपको आप दिल्ली में खरीद, मतलब रेंट पे लेना होगा, तो 40-45,000 रुपीज़ आपको लगेंगे। 20,000 तो आप यहीं, 30,000 तो आप यहीं ज़्यादा दे रहे हैं। उसके बाद वहाँ स्कूल फीस, मतलब इन वाराणसी स्कूल फीस विल बी 5,000 का मीडियन पकड़ लो पर मंथ, वो भी मैं हाईएस्ट मीडियन पे जा रहा हूँ। 5,000 रुपीज़ ले लो कि आप बेस्ट स्कूल में डाल रहे हैं। बट दिल्ली में वही स्कूल अफोर्ड करना हो, वैसा हाई क्वालिटी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, तो आपको 15,000 20,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। तो फिर आपके पास सेविंग्स बचेगी ही नहीं, मतलब अपने खाने रहने के बाद आपके जेब में पैसे नहीं बचेंगे। आप वही काम वाराणसी जैसे छोटे शहर में 1 लाख कमा रहे होंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर यू विल हैव 50,000 रुपीज़ लेफ्ट, बट इन दिल्ली यू विल बेयरली सर्वाइव। तो क्या वही 1 लाख हम समझ लें कि यही मिडिल क्लास है, चाहे वो बनारस में हो, चाहे पटना में हो, चाहे दिल्ली में हो?
नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये जो कंजम्पशन परचेजिंग पावर पैटर्न पे अगर देखा जाए तो रियलिस्टिकली हम कह सकते हैं, क्रिटिकली हम अगर एनालिसिस करें तो 1 से 3 करोड़ लोग ही हैं जो मिडिल क्लास में आएंगे, यानी मिडिल क्लास जैसा कंजम्पशन पैटर्न भी है और मिडिल क्लास के टाइप की लॉन्ग टर्म सेविंग भी कर पा रहे हैं, ताकि भाई आज आप कमा रहे हैं, 60 साल तक कमाएंगे, उसके बाद यू विल हैव टू रिलाई ऑन योर सेविंग्स। बट क्या आप सेव कर पा रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। आप खुद से पूछिए, अपने घर में आसपास जो आपके यहाँ अर्निंग मेंबर है उनसे पूछिए, तब आपको समझ में आएगी एक्चुअल रियलिटी वेयर द मिडिल क्लास इज लाइंग। तो क्वेश्चन क्या है? Which narrative is closer? That only consumption is necessary to be a middle class, or savings and discretionary income is also necessary to be called as a middle class? इन सब को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक थ्योरी से थोड़ा थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्लास नहीं है, ताकि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिले चीज़ों का। बट अगर आपको और डिटेल में जानना है चीज़ों को तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की क्लास आपके लिए ओपन है। द एडमिशंस आर ओपन एंड 14 जुलाई को ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बैच के। तो एक हाई स्कोरिंग, हाई कंसिस्टेंट और हाईली सिलेक्शन रेशियो वाला आपको ऑप्शन चाहिए तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपके लिए। तो यू कैन गो फॉर द प्लैटिनम बैच, जिसमें आपको लाइव क्लास से लेके टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप भी मिलेगी, और कहीं नहीं मिलने वाला है आपको एक्सेप्ट प्लैटिनम बैच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो अगर आपको ऐसे ऑप्शनल चाहिए जो आपको हाई स्कोर्स में मदद करे, एक एनालिटिकल ऑप्शनल हो, लॉजिकल हो, जिसमें रटना वटना नहीं हो, और स्कोर्स आपको ज़्यादा है, 335 इज़ द हाई स्कोर दिस ईयर और 215 इज़ द इंटरव्यू स्कोर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन स्टूडेंट, दैट इज़ ऑल्सो हाईएस्ट दिस ईयर। तो आप समझ सकते हैं कि वेयर द ट्रूथ लाइज। तो प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक आपको ओवरलैप्स मिलेंगे, हाईएस्ट स्कोर्स मिलेंगे, और अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल। आप टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, जस्ट सर्च हिप्पोनॉमिक्स एंड आई विल रीच आउट टू यू, माई टीम विल रीच आउट टू यू, और यू कैन डायरेक्टली कॉल ऑन दिस नंबर टू टेक एडमिशंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। ठीक है, और कोई डाउट है तो रीच आउट ऑन माई हिप्पोनॉमिक्स। इस सेशन का PDF चाहिए हिप्पोनॉमिक्स, ओके, आई विल मीट यू देयर, और नहीं तो वी विल मीट इन द क्लास। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए ऑफ दिस मिडिल क्लास। तो देखो, दुनिया भर में मिडिल क्लास की अलग अलग डेफिनेशन है, इंडिया में कुछ अलग है, बाहर की कुछ डेफिनेशंस अलग हैं, और सब कंजम्पशन बेस्ड ही है ज़्यादातर। ठीक है, इंडिया में इसको डोमेस्टिक लेंस से अगर देखा जाए तो 5 लाख से 30 लाख तक कोई अगर हाउस होल्ड कमा रहा है, हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड ऑफ 5 एवरेज लेके चला जाता है, यानी 30 लाख तक अगर कोई कमा रहा है और 5 लाख तक कमा रहा है, 5 से 30 लाख, यानी एक बहुत बड़ा बैंड है मिडिल क्लास का इंडिया में। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ रह रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी सेविंग कर पा रहे हैं। आप घर में पूछिए अपने पिताजी से, अपनी माताजी से, जो भी आपका अर्निंग मेंबर है, आप खुद से, कि क्या आप सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, कंज्यूम तो आप सब कुछ कर रहे हैं, भारत की GDP बढ़ा रहे हैं, बट क्या आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव कर पा रहे हैं। बट इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो डेली स्पेंडिंग ऑफ $10 to $20, यानी लगभग 1600 रुपये के आसपास अगर आप खर्च कर रहे हैं, 800 से 1600 रुपये के आसपास, तो आप मिडिल क्लास कहे जाएंगे। तो अब इस डेफिनेशन से अगर आप देखते हैं तब तो हमारा मिडिल क्लास और छोटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। 800 का मतलब है 800 पर डे, 8 लगभग 24,000 25,000 रुपये आप कमा रहे हैं, तो यानी 6 लाख रुपए कमाते हैं तब, है ना। तो या तो आप मतलब लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास इज दिस, तो आपका मिडिल क्लास और श्रिंक कर जाएगा। बट आप वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की इनकम डेफिनेशन भी अगर आप जाते हैं तो अगर आप $10 पर डे से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आपकी इनकम $10 पर डे से ज़्यादा है, ताकि यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड $10 से ज़्यादा, तो आप $10 से ज़्यादा अगर खर्चा कर रहे हैं तब यू विल बी कॉल्ड मिडिल क्लास। तो अगर हम ये डेफिनेशन ले लें कि यू हैव $10 पर डे, उससे ज़्यादा, तो हमको दिखाई देगा कि इंडिया में फिर मिडिल क्लास बचेगा ही नहीं, या तो फिर वो अपर क्लास हो जाएगा, या तो फिर द पीपल हु आर जस्ट सर्वाइविंग क्लास हो जाएगा, बट नॉट मिडिल क्लास। और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, जिसकी डिस्पोजेबल इनकम सबसे ज़्यादा कम होती है। आप मान लीजिए कि आपके पास 20 लाख का पैकेज है, तो इन हैंड आपको मंथली सैलरी 1,20,000 1,30,000 के आसपास अब मिलेगी, बिकॉज यू गेट इनकम आफ्टर टैक्स। ठीक, अब उस 1,30,000 पे आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी देखना है, मेडिकल बिल्स भी देखने हैं, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, और उसके साथ साथ आपको अपना फ्यूल एक्सपेंसेस देखना है, आपने कार ली है उसका EMI देखना है, आपने घर लिया है उसका EMI देखना है, घर नहीं लिया है तो रेंट देखना है 40-45 हज़ार रुपये। तो आप बचत कहाँ कर रहे हैं।
तो इसी के ऊपर हम आगे अभी बात करेंगे इस 20 लाख के पैराडॉक्स के ऊपर कि हम कमा तो रहे हैं 20 लाख रुपए, वी आर अर्निंग 20 लाख रुपीज पर ईयर। तो लोग कहेंगे अरे वाह 1 लाख से ज़्यादा पर मंथ आपकी सैलरी आ रही है। कायदे से देखा जाए, कायदे से, तो इस 20 लाख में आपके पास एटलीस्ट 20% सेविंग होनी चाहिए। एज पर मॉडर्न फाइनेंसेस यू शुड बी एबल टू सेव 20% एंड 5% आपके पास डिस्क्रिशनरी या इमरजेंसी स्पेंड का पैसा होना चाहिए। लगभग 25% आपके पास एक अच्छा खासा फंड होना चाहिए, इसमें 20% आपकी सेविंग हो। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए हो, जैसे आपको पेंशन, ओल्ड एज रिटायरमेंट में जाते हैं आप तो आपको पेंशन मिलती रहे एक तरह से, तो आपका सपोर्ट सिस्टम बना रहे, तो ये सेविंग उसके लिए। एंड दिस 5% डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो क्रिटिकल स्पेंडिंग है, कभी कभी कोई मान लो इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, मान लो, या फिर आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, लेजर एक्टिविटी करनी है, कुछ आपका सपना था, हॉबी थी, उसको पूरा करना है, तो उसको डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में ले आते हैं। तो लगभग 5 से 10% आपके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग यानी शॉर्ट टर्म सेविंग और 20% लॉन्ग टर्म सेविंग होना चाहिए एटलीस्ट। अगर आप बचा पा रहे हैं तो इट्स कॉल्ड कि आप यू आर लिविंग इन अ हेल्दी फाइनेंस, इन द हेल्दी फाइनेंस। हेल्दी फाइनेंस का मतलब कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं। बट क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आपके घर में ऐसा हो पा रहा है? आपको पूछने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ज़रूरी है फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एटलीस्ट 6+ मंथ्स ऑफ एमरजेंसी सेविंग। अब एमरजेंसी सेविंग क्या है? मान लीजिए कि आप अभी एआई आ रहा है चारों तरफ, हो सकता है जॉब लॉसेस हो जाए, किसी की जॉब रहे किसी की ना रहे, तो आप 6 महीने तक कम से कम अपने घर को, हाउस होल्ड को चला सके, इतनी स्पेंडिंग, परचेसिंग पावर आपके पास एज अ सेविंग होनी ही चाहिए। और एक होती है फिर डिस्क्रिशनरी इनकम, यानी 5 to 10% फॉर योर वांट्स नॉट नीड्स। वांट्स मतलब योर लग्जरी और ऑन योर डिस्क्रिशन, कि हो गया कभी कुछ इमरजेंसी आ गई उसके लिए, या अपनी हॉबीज़ को आप परस्यू कर सकें। अरे आपको PS5 खरीदना था, आपको गेम खेलने का बहुत शौक है, आपने बचपन से सपना देखा कि मेरे पास PS5 हो, ठीक है, तो वो सपना कैसे पूरा होगा? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे अमाउंट्स बचाते रहेंगे तो हो सकता है 7 महीने 8 महीने के बाद आप अफोर्ड करने लायक हो जाएं। यू कैन अफोर्ड दैट PS5, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकें। आपको घूमने का शौक है तो आप इतना बचाते रहें कि हर 6 महीने पे आप एक ट्रिप, इंडिया या इंडिया के बाहर आप एक ट्रिप कर सकें। तो दैट इज डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। क्या आप वो कर पा रहे हैं? तो इसको हम थोड़ा बाइफर्केट करते हैं कि अगर फैमिली ऑफ 4 है और 20 लाख रुपए की फैमिली इनकम है, यानी आप लमसम देखो तो 5 लाख रुपए पर पर्सन के ऊपर बनता है। ईयरली बात कर रहे हैं, 20 लाख इनकम पर ईयर। टियर 1 सिटी, लेट्स से इट्स दिल्ली, ठीक है। तो टैक्स कटने के बाद कितना पैसा मिला आपको? 1,30,000। उसके बाद आपने 40-45 हज़ार रुपये क्या दिया? रेंट दिया। 20,000 रुपये आपने, अगर आपके मतलब लेट्स से 2 चाइल्ड फैमिली है ये, तो 40,000 रुपीज़ आपका किस में चला गया? उसमें स्कूल फीस में चला गया, 80,000 हो गया। उसके अलावा आपको क्या करना है? यूटिलिटीज़ भरनी है, जैसे आप आपका राशन हुआ, आपके रेंट, बिजली बिल हुआ, पानी का बिल हुआ, ये सब आप भर रहे हैं, वो यूटिलिटी है, तो 20-25 हज़ार वहाँ चले गए। तो लगभग आप 1,05,000, 1,10,000 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। तो आपके पास बच कितना रहा है? अगर आप 1,10,000 रुपये महीने का खर्च कर रहे हैं फॉर सस्टेनिंग अ फैमिली ऑफ 4, तो आपके पास कितना बच रहा है महीने का? 20,000 रुपीज़ ओनली। एंड 20,000 इज नॉट 20%, ये 20% नहीं है सेविंग्स। और आप अभी एक चीज़ और दरकिनार कर सकते हैं या कर रहे होंगे कि हो सकता है आपने कार खरीद ली हो, तो आपको उसका EMI भरना है, 10,000 रुपये वहाँ जा रहा है, फिर और कम हो गया। तो आप सेविंग्स छोड़िए, ना आपके पास इमरजेंसी फंड्स है और ना आपके पास कोई डिस्क्रिशनरी इनकम है, यानी कि आप अपने वांट्स को ही पूरा करने में और अपने नीड्स को ही पूरा करने में ख़त्म कर दे रहे हैं अपना, मतलब आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपने नीड्स को पूरा करने में। यानी आपकी हॉबीज़, आपके घूमने के शौक, उसको पूरा करने के लिए ना आपके पास टाइम है और ना आपके पास पैसे हैं। तो क्या आप मिडिल क्लास हैं या आप सिर्फ मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा कर पा रहे हैं? सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही बात है, कंक्लूड हम ये करें कि अगर हम 20% सेविंग पे जाते हैं 1,30,000 पर मंथ की सैलरी पे, तो 26,000 रुपये के आसपास होनी चाहिए। 10% अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को देखा जाए तो 13,000 के आसपास वो होना चाहिए, यानी कि लगभग 40,000 रुपये आपको बचाने होते हैं ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहें। इन एनी केस यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। 40,000 के आसपास अगर आपका वो है, बचत है, तो सेविंग्स है, तो बट क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं। तो कैन यू बी अ मिडिल क्लास? As a consumer, yes, but as a saver, maybe not. Why? क्योंकि आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। ओके, गेटिंग द पॉइंट।
इसके आगे हम देखते हैं व्हाट कैन बी द एस्पायरर्स एंड द सिक्योर्स अ क्लास डिवाइड। क्लास डिवाइड क्यों है? देखो एक बात समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि एक नई पॉवर्टी लाइन आई है $3 परचेजिंग पावर पैरिटी पे, वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो ये $3 दिखाता है कि अगर $3 से भी कम कोई पर डे खर्च कर रहा है या कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। ये देखा गया है कि इंडिया में चाहे वो मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास की डेफिनेशन में लोग आते हैं, वो $2 से $4 ही पर डे स्पेंड कर पा रहे हैं। यानी 75%, 3/4 ऑफ द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया कैन ओनली स्पेंड द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड टू बी अबव द पॉवर्टी लाइन। यानी कि दीज पीपल आर हाईली वल्नरेबल, क्योंकि अगर इनके ऊपर एक भी झटका आया, जैसे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल एडमिशन हो गया, तो बताओ कहां से आएगा पैसा। और ये रियल लाइफ स्टोरी है। लोगों को अपना घर बेचना पड़ जाता है हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए। पीपल आर फोर्स टू बी वर्किंग एज अ पार्ट टाइम गिग वर्कर, एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उनको, बिकॉज उनका जो सैलरी है कांट मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द हॉस्पिटल। ये सच्चाई है। तो कभी भी कोई एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो ऐसे लोग जिनको हम आज मिडिल क्लास कह रहे हैं, जो एकदम लोअर लिमिट पे हैं, 5 लाख 6 लाख रुपए के आसपास कमा रहे हैं, 7 लाख 8 लाख कमा रहे हैं, उनको एक भी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी मेडिकल एडमिशन कराना पड़ गया, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी समस्या टूट पड़ेगी। और ये चीज़ हमने देखी है कोविड-19 के टाइम। कोविड-19 के टाइम इंडिया का जो मिडिल क्लास है दैट श्रैंक बाई 32 मिलियन, जिसके बहुत सारे कारण थे। लोगों की जॉब्स गई थी, लोगों के पास इमरजेंसी फंड्स नहीं थे, जो 6 महीने के इमरजेंसी फंड्स रखने थे हम लोगों को, वो भी नहीं था, बिकॉज पीपल वर लिविंग ऑन डे टू डे बेसिस, कि बस जितना कमा रहे उतना खर्च कर ले रहे। तो दे डिडंट हैव अ सेविंग फंड। और उसके अलावा लगभग 30 मिलियन, 3 करोड़ लोग के आसपास मिडिल क्लास सिचुएशन से बाहर गए थे, क्योंकि जॉब लॉसेज हुई थी, सेविंग्स नहीं है, खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और कोई जरिया नहीं है कमाने का। उसके अलावा मेडिकल बिल्स वर हाई। अब लोग अगर इंश्योरेंस आप नहीं लेते हैं, इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन तो 1% से भी कम है, तो अगर आप वो भी नहीं ले रहे हैं, तो आप अगर आप भर्ती हुए, कुछ हुआ आपको, कोई सिचुएशन आई ऐसी, आपको कोविड ज़्यादा वायरल लोड हो गया है, आपको भर्ती होना पड़ा हॉस्पिटल में, तो आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप अपना खेत बेच रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, किसी तरह से आप अपने एसेट को बेच रहे हैं। यानी कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो एसेट अर्न करने के चक्कर में कैश पुअर होता जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पुअर मोर देन डबल टू 134 मिलियन, बट ये धीरे धीरे कम हुआ है पोस्ट कोविड। बट हमको ये समझना है कि ज़रा सी इमरजेंसी, एक इमरजेंसी मिडिल क्लास को पॉवर्टी लाइन के उस तरफ भेजने के लिए पर्याप्त है। और ऐसा कई बार ये बात बोली गई है, इंडियंस आर ओनली 1 हॉस्पिटल बिल अवे फ्रॉम बीइंग पुअर। एक हॉस्पिटल बिल अवे हैं आप। तो इसीलिए जो अपवर्ड मोबिलिटी है, यानी मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास की जो मोबिलिटी है, वो थोड़ी मुश्किल है इंडिया में, क्योंकि इनकम्स नहीं बढ़े हैं। पोस्ट कोविड ऑर्डर में जो इनकम बढ़ने चाहिए थे, डेली आपके मंथली इनकम, मंथली वेजेस, वो रियल इनकम बढ़े नहीं है। इन्फ्लेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हुई है। परचेजिंग पावर कम हुई है लेकिन परचेजिंग कम नहीं हुई है। परचेजिंग पावर कम हुई है लेकिन परचेजिंग कम नहीं हुई है। इस बात के ऊपर हम चर्चा करते हैं, बट उससे पहले हम आते हैं द ग्रेट स्क्वीज, द क्रशिंग कॉस्ट ऑफ द मस्ट हैव्स। क्या क्या होता है? आपको एक घर चाहिए, आपका हाउस है, तो यू विल बी कॉल्ड सक्सेसफुल। आपके पास एक डिग्री है तो यू कैन गेट अ गुड हाई पेइंग जॉब। और उसके बाद मेडिकल यानी हॉस्पिटल। ये 3 आपका मैक्सिमम चंक ऑफ इनकम लेके जाता है। चाहे आपको घर लेना हो मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली जैसी जगहों पे, तो आपको करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ से नीचे घर मिलेगा ही नहीं। अच्छी लोकेलिटी में एक अच्छा 2 BHK, 1.5 करोड़ 2 करोड़ में एक फ्लैट मिलेगा आपको 2 BHK का। तो सबसे बड़ा खर्चा हाउस। उसके बाद आपकी डिग्री, 20 लाख 25 लाख रुपए लोगों को, बच्चों को पढ़ाने में लग जा रहे हैं। कॉलेज की बात कर रहे हैं, अब तो स्कूल में भी लग जा रहा है। पहले तो सिर्फ लोग कॉलेज की बात करते थे, 25-25 लाख रुपए लग रहे हैं, बट अब तो स्कूल में भी पैसे ज़्यादा लगते हैं पढ़ने में, अगर आपको अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है अपने बच्चों को तो। और इसके साथ साथ मेडिकल। तो ये 3 जो खर्चे हैं वो डेट में झोंकने के लिए बैठे हुए हैं तैयार। किसको? लोगों को। जैसे हाउसिंग को ले लिया जाए तो अ ड्रीम ऑफ ओनिंग अ हाउस
कि आप अपने 15 से 20 साल तक की पूरी कमाई लगा दीजिएगा, तब जाके आप मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों में एक अच्छा 2 BHK घर अफोर्ड कर पाइएगा, जो अच्छी लोकेलिटी में हो, जहाँ पे सुख सुविधाएं ठीक ठाक हों आपके रहने लायक। पूरे 15 से 20 साल की पूरी सैलरी, ऐसा नहीं कि सेविंग, पूरी सैलरी। तो आप क्या करेंगे फिर? लोन लेंगे, फिर वही आप 20 साल का लोन लेंगे, 30 साल का लोन लेंगे। उसके अलावा एजुकेशन में अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास का हमने अभी देखा भी है 20 से 30% चाइल्ड एजुकेशन में चला जाता है खर्चा, 20 to 30%। वाई? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड अब मोनोपोली ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो अपनी मन मर्जी से फीस बढ़ा सकते हैं। आपने दिल्ली में देखा है, पेरेंट्स का प्रोटेस्ट भी हुआ जब फीस बढ़ना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ये जो लोड है वो मिडिल क्लास को पॉवर्टी की तरफ ढकेलता है कि जितना हम कमा रहे हैं वो भी पर्याप्त नहीं है मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन देने में। और उसके साथ साथ आप हेल्थ केयर में देखिए तो मिसिंग मिडिल का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। ठीक है, मिसिंग मिडिल, इसका क्या मतलब है भाई? जो गरीब हैं उनके पास है क्या? आयुष्मान भारत। और जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है, उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया हुआ है। बट ये जो बीच के लोग हैं, जो मिडिल क्लास है हमारा, जो फाइनेंशियली अवेयर भी नहीं है और इतना सक्षम भी नहीं है कि अगर कोई हेल्थ केयर इमरजेंसी आ जाए तो वो रेडी है उसके लिए, बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग हेल्थ इंश्योरेंस, दे डोंट हैव दैट मच सेविंग। तो उनके पास बचता क्या है? उनका असेट, कहीं उनका पुश्तैनी घर होगा, कहीं उनकी जमीन होगी। तो वो मजबूर हैं कि एक इलनेस दूर है वो उस घर को या अपने डिकेड्स ऑफ सेविंग को या अपने कोई इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी को बेचने में। तो ये जो डेट का बर्डन पड़ता जा रहा है मिडिल क्लास के ऊपर विदाउट एनी राइजिंग इन द मिडिल क्लास, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि हम सिर्फ कंजम्पशन बेसिस पे मिडिल क्लास को डिफाइन करना ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं स्टैग्नेंट इनकम। स्टैग्नेंट इनकम मतलब रियल इनकम नहीं बढ़ी है। रियल इनकम ना बढ़ने का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपकी 100 रुपीज इनकम थी एक साल पहले, तो आप 100 यूनिट्स ऑफ समथिंग खरीद सकते थे। अब आपकी इनकम 5% से बढ़ गई, 5% से बढ़ गई, तो आपकी इनकम कितनी हुई? 105 रुपए। आपकी इनकम 105 हो गई। इसको बोलते हैं नॉमिनल इनकम और नॉमिनल इंक्रीज इन इनकम। ये आपकी नॉमिनल इनकम। बट एक साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ा, एक साल में इन्फ्लेशन भी बढ़ा और इन्फ्लेशन बढ़ा 6% से। यानी कि जो चीज आप पहले 100 रुपए में अफोर्ड कर सकते थे, अब आप 106 रुपए में अफोर्ड कर पाएंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन। यानी ये जो 100 यूनिट्स आप पहले 100 रुपए में खरीद पा रहे थे, अब उसके लिए आपको 106 रुपए लगेंगे। बट आपकी सैलरी बढ़ के कितनी हो पाई? मात्र 105। यानी यू कांट अफोर्ड दीज 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। Why? Because inflation is higher than the percentage increase in your income. यानी रियल इनकम जो बढ़नी थी वो नहीं बढ़ी। बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन रियल परचेजिंग पावर है स्टैग्नेटेड, वो नहीं बढ़ रही है, या तो बढ़ ही नहीं रही है या घट रही है। ठीक है, तो अगर इस वाले आर्ग्यूमेंट को देखा जाए तो कुछ रिसर्चर्स बोलते हैं कि हमारे यहाँ देश में जो मिडिल क्लास है वो हाफ हुआ है। अलग अलग लोगों की अलग अलग कहना है, बट थॉट प्रोवोकिंग तो है, सोचने की जरूरत तो है इसके बारे में। इसके साथ साथ देयर इज अ जॉब स्कार्सिटी। हमें मालूम है, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम सर्विसेज सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सर्विसेज के ऊपर, और सर्विसेज की जॉब इलास्टिसिटी बहुत कम होती है। फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन GDP, ओनली 0.1% एक्स्ट्रा जॉब्स आर क्रिएटेड इन सर्विस सेक्टर। तो हमारी तो पूरी इकोनॉमी ही IT और बैंकिंग के ऊपर है, और उसके साथ साथ ऑटोमेशन आया है, AI आया है, तो जॉब्स में एक्चुअली जॉब लॉसेस शुरू हुए हैं बाई एटलीस्ट 5% जॉब कट देखे गए। अभी माइक्रोसॉफ्ट में देख लो, ग्लोबल ले ऑफ्स हुए माइक्रोसॉफ्ट में, तो अब उसका जो प्रॉब्लम है वो इंडिया के ऊपर भी आने वाला है धीरे धीरे। और इसके साथ साथ अगर आप टैक्स पेयर बर्डन देखिए तो सबसे ज्यादा ऑन प्रपोर्शन जो क्लास टैक्स दे रहा है इस देश पे एज अ पर्सनल इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप गाड़ी खरीद रहे हैं, आप क्रेटा खरीद रहे हैं, तो आपको 28% GST तो लग ही रहा है, उसके ऊपर 22% का सेस भी लग रहा है, उसके ऊपर आप रोड टैक्स भी दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा टैक्स कंबाइंड पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो, दोनों को अगर आप कंबाइंड कर लीजिए, ठीक, और अपने प्रोपोर्शनेट इनकम का प्रोपोर्शन में देखिए, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्सेस इज बीइंग गिवन बाय मिडिल क्लास। यानी द हाई शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस as well as high share of indirect taxes without getting any
पब्लिक एमिनिटीज़ और पब्लिक गुड्स, एक अच्छा रोड, अच्छा स्कूल, ठीक ठाक ट्रेन, साफ सुथरा प्लेटफॉर्म, ये मिलना भी आपको मुश्किल हो जाता है, गड्ढे हैं सड़क पे। तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ मिडिल क्लास कि हम टैक्स भी भरते हैं, एक तरह से हम फीस दे रहे हैं, एंड स्टिल वी आर नॉट गेटिंग फैसिलिटीज आउट ऑफ दैट टैक्स। सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। एज अ बर्डन अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स बर्डन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ना उसको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिल रही है, उसके लिए भी उसी को भरना है, 18% जीएसटी इंश्योरेंस पे भी देना है, कार खरीद रहे हो उस पर आपको टैक्स देना है, 50% तो आप लगभग टैक्स दे देते हैं। जो टोटल ऑन रोड अमाउंट है आपका, उसका 50%, 40 से 50% आप टैक्स दे देते हैं। आप अपने इनकम टैक्स का 30% टैक्स दे देते हैं। तो फिर ये फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है कि कमा भी रहा है मिडिल क्लास, मेहनत भी कर रहा है और बच भी नहीं रहा है उसके पास, बिकॉज ऑफ हाई टैक्स पेयर बर्डन। एक अच्छा काम हुआ है कि 12 लाख तक अब बढ़ा दी गई है टैक्स स्लैब, 12,75,000 कर लो अगर 75,000 का डिडक्शन लेते हैं तो। एक अच्छी चीज़, ताकि जो टैक्स का बर्डन है वो कम किया जा सके। अब आगे बढ़ते हैं, डेट। अब डेट क्यों है? डेट इसलिए है कि लोगों में प्रतिस्पर्धा हो गई है कि कहीं हम पीछे ना छूट जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, लोगों में हो गया है फोमो, कि इंडिया में जो पर्सनल डेट है वो लगातार बढ़ते जा रही है। आप देखें अगर तो इंडिया की हाउस होल्ड डेट लगभग 42% हो गई है और बढ़ रही है। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी है? पर्सनल डेट। पर्सनल डेट भी कौन वाली? क्रेडिट कार्ड वाली। क्रेडिट कार्ड आजकल आप जानते ही होंगे, बाय नाउ पे लेटर, पे ऑन ईएमआई, थोड़ा सा इंटरेस्ट लगेगा, कभी कभी तो जीरो इंटरेस्ट लगेगा। तो पीपल हु कांट एक्चुअली अफोर्ड आर परचेजिंग समथिंग, वाई? बिकॉज उनके दोस्त के पास है, उनके पड़ोसी के पास है, तो हमें भी शो ऑफ करना है। दिस शो ऑफ विल ruin योर वेल्थ। वो आपकी वेल्थ को बहाता जाता है। जो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते थे, अपने पैसे को जोड़ सकते थे, आप उसको खर्च कर रहे हैं ईएमआई भरने में। क्यों? क्योंकि आपको हर एक साल एक नया फ़ोन आता है, तो मेरे को वो वाला 1.5 लाख का फ़ोन लेना है। क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त लिया है, मेरा पड़ोसी लिया है, और आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कैश में नहीं खरीद सकते उसको, सो यू गो फॉर बाय नाउ पे लेटर। तो आप 16% उस पर इंटरेस्ट भी देने को तैयार है। क्यों? बिकॉज आपको फिर सोसाइटी में वो, आपको लगता है कि सोसाइटी में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप एक छोटी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं 10 लाख तक की, आप बड़ी गाड़ी लेते हैं 20 लाख तक की, आप उसी जाम में रोज फंसते हैं। आप अपनी गाड़ी को 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं चला सकते, बट स्टिल, क्योंकि आप अपने पार्किंग में जब कार खड़ी करें या अपने ऑफिस में जब कार खड़ी करें तो आपकी इज्जत, आपका रुतबा बढ़ जाए, आप उससे ले लेते हैं। यू कांट अफोर्ड इट, बट हाउ यू आर अफोर्डिंग इट? बाय डेट। तो आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? ईएमआईज भर रहे हैं। ठीक है, तो द बाय नाउ पे लेटर एंड पर्सनल लोन शोज अ शिफ्ट, यानी अपने टुमारो को, यानी अपने कल को सिक्योर करने की जगह आज का युवा क्या कर रहा है? पैसे खर्च कर रहा है। कहाँ पे? डेट भरने में, लोन्स को भरने में, ईएमआईज को भरने में। ये सोचने वाली बात है। इसके वजह से आप एक विशियस साइकिल ऑफ डेट में फंस सकते हैं कि आप लगातार, आपका जो इनकम है उसका एक ह्यूज मेजर चंक, अब मान लो आप 1,30,000 कमा रहे हैं और 50,000 रुपये सिर्फ आपका ईएमआई भरने में जा रहा है, और आप उसको बंद भी नहीं कर सकते। यू कांट क्लोज इट, क्योंकि 1 साल बाद जब आपका फ़ोन का एक ईएमआई बंद होगा तो तब तक दूसरा फ़ोन आ जाएगा, आपको वो खरीदना होगा। तो इट्स अ परपेचुअल साइकिल। आप अपने ऊपर अगर लिमिट नहीं लगा रहे हैं तो आप अपने आप को गरीबी की तरफ ढकेल रहे हैं, आज नहीं तो कल, क्योंकि आप कल नहीं देख रहे हैं, अपने आप को सिक्योर, फाइनेंशियल सिक्योर नहीं कर रहे हैं। सो यू आर जस्ट वन जॉब लॉस अवे, वन मेडिकल इमरजेंसी अवे फ्रॉम बीइंग पुश टू पॉवर्टी। तब छूट जाएगा फिर। ये सोचने की जरूरत है। क्यों है ये? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर, द रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। कीपिंग अप विद द शर्मा की, शर्मा जी ऐसा करते हैं, शर्मा जी का बेटा वैसा करता है, तो आपको भी करना चाहिए। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है, जिसको हम डिसनबेरी इफेक्ट बोलते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, कि उनके पास बड़ा घर है तो हमें भी बड़ा घर चाहिए, उन्होंने टाइल्स लगाई हमें भी लगाना है, उन्होंने शैंडलियर लगाया हमें भी लगाना है। ये जो कंपैरिजन वाला बिहेवियर है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, उसकी वजह से कि भाई सामने वाले के पास कुछ है तो मेरे पास भी होना चाहिए, एंड दैट क्रिएट्स अ लूप ऑफ पॉवर्टी, a loop of financial डिपेंडेंस। ये प्रॉब्लम हो जाती है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, पीयर ग्रुप, मामा अर्थ लगाना है सबको, ठीक है। तो वी बाय थिंग्स टू सिग्नल स्टेटस, नॉट फॉर यूटिलिटी, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। ये हमको डेट की तरफ धकेलता है। अगर हम रैचेट इफेक्ट की बात करें तो जैसे मान लो कि वी कैन यूज मेट्रो टू ट्रैवल, बट वी कैन ऑल्सो यूज कार्स एंड कैब्स टू ट्रैवल। एक बार आपको किसी चीज की आदत लग गई
तो फिर वो छूटती नहीं है। जैसे आपको 4G इंटरनेट की आदत पड़ गई फ्री में, तो आपसे छूट नहीं रही अब, तो आपको हर महीने 400 रुपये दे के वो रिचार्ज कराना ही है। आपको नेटफ्लिक्स की आदत लग गई जब सस्ता था, आपको हॉटस्टार की आदत लग गई जब वो उस पर चार्जेस नहीं थे, तो अब आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। यू नीड दैट प्रीमियमनेस, तो आप भरे जा रहे हैं पैसा। यूट्यूब पे ऐड देखने की आदत नहीं थी, आपने प्रीमियम ले लिया, अब आपको वो आदत छूट नहीं रही है कि आप दोबारा ऐड नहीं देख सकते। आपको एक बार कार में जाने की आदत, आने जाने की आदत लग गई, तो यू कांट टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपको लगता है कि दिस इज बीनीथ मी, आई कांट टेक इट, नो मैटर हाउ गुड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज। एंड फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि थोड़ा लोड कम किया जा सके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से। दिस इज रैचेट इफेक्ट, कि एक बार आपको एक सर्टेन मॉडर्न लाइफस्टाइल या हाई क्लास लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई, तो सोशली और साइकोलॉजिकली इट्स वेरी पेनफुल कि आप लेट गो कर सकें उसको, विड्रॉल सिम्टम होने लगेगा आपको। तो ये सब प्रॉब्लम है। दिस इज कॉल्ड द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, द डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, द रैचेट इफेक्ट, और वी कैन से फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि चाइना और इंडिया में क्या अंतर रहा है। एक ग्लोबल केस स्टडी देखा जाए अगर, तो देखो चाइना वॉज ऑलवेज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी, यानी वो एक्सपोर्ट लेड फॉर्मल जॉब क्रिएशन वाली इकोनॉमी रही है। वहीं इंडिया को देखें तो ये सर्विसेज लेड और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, यानी ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा रिलाई करती है। इसीलिए जीडीपी में हम कंजम्पशन का 62% योगदान देखते हैं। ठीक है, तो चाइना में जो फॉर्मल जॉब्स हैं, इंडिया में वही जॉब्स 85% तक इनफॉर्मल हैं। 62% एग्रीकल्चर था चाइना में, उसको कम करके डिपेंडेंस 15% तक ले आ पाए। इंडिया में 62% से कम करके मात्र 45% तक ले आ पा रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंस ज़्यादा है, सर्विस में जॉब्स नहीं है, और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, डेट ले रहे हैं, फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आज है जॉब कल नहीं रहेगी, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ब्राज़ील की स्टोरी क्या है। ब्राज़ील में क्या हुआ, वहाँ पे भी कंज्यूमर क्रेडिट के ऊपर कंजम्पशन बढ़ा, जो आज इंडिया में दिखाई देता है, लोग क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें खरीद रहे हैं, वो चीज़ ब्राज़ील में भी देखी गई। यानी सेविंग्स नहीं थी, बट जो हाउस होल्ड है उसके ऊपर डेट, लोन्स ज़्यादा थे, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लोन्स हो, बाय नाउ पे लेटर के लोन्स हो। और इसकी वजह से क्या हुआ, जब ब्राज़ील की इकोनॉमी में डाउन आया, फॉल्टर हुआ, तो फिर जो न्यू मिडिल क्लास था, ये पता चला कि वो बहुत फ्रेजाइल है, और वो धीरे धीरे लोग वापस से पॉवर्टी की तरफ जाने लगे, जो इंडिया में हो सकता है। ठीक है, तो चिलिंग पैरेलल इसलिए कि इंडिया में जो एस्पायरल मिडिल क्लास का जो तबका है, वो भी कंज्यूमर लेड है, और डेट लेके कंज्यूमर कर रहा है। यानी आप मोबाइल खरीद नहीं पा रहे हैं तो आप डेट ले ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे लोन ले ले रहे हैं, आप बाय नाउ पे लेटर पे लोन ले रहे हैं। बट क्या हम रिस्क कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, जो स्टेबिलिटी है इकोनॉमी को, इसको रिस्क कर रहे हैं? ये भी सोचने की बात है। तो सोचिए और ज़रूर कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, कि आप अपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, क्या आप खुद वैसे तो नहीं हो रहे हैं? ठीक है, तो हमको ये समझने की ज़रूरत है, क्या हम मिडिल क्लास को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं? तो हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ कंजम्पशन बेस्ड एक्सपेंडिचर अगर हम देखते हैं तो हाँ, थोड़ा ओवर एस्टिमेटिंग तो लग रहा है। लेकिन अगर हम ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं और इसको हम एस्पिरेशनल बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एस्पायर कर रहा है बेहतर करने के लिए, बट अपने कंजम्पशन से अपने सपने भी पूरे कर रहा है। एस्पायर कर रहा है क्यों? क्योंकि यही इंजन ऑफ ग्रोथ है, इंजन ऑफ सोशल मोबिलिटी है, इंजन ऑफ फाइनेंशियल मोबिलिटी है मिडिल क्लास। बट हाँ, थोड़ा सा प्रिकैरियस हो जाए, थोड़ा सा सेविंग वेविंग कर ले, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है बिटवीन व्हाट इज अ मिडिल क्लास एंड व्हाट इज नॉट, तो वो लॉन्ग टर्म में भी मिडिल क्लास बना रहेगा और वेल्दी होने की तरफ आगे बढ़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो सेविंग्स करता रहे, सेविंग्स पे ज़रूर ध्यान दे, और सिर्फ अपनी डे टू डे एक्सपेंडिचर को कट करने के लिए लोन्स ना लेता रहे। इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि आपको कंजम्पशन करना है, बट अ सिक्योरिटी ऑफ बीइंग अ मिडिल क्लास शुड ऑल्सो बी देयर। ठीक है, तो पार्ट फॉरवर्ड क्या रहना चाहिए हमारा, कि एक पॉलिसी शिफ्ट चाहिए कि ये जो टैक्स का स्क्वीज है उसको थोड़ा कम करे, जो किया भी गया है 12 लाख रुपीस तक। अब डायरेक्ट टैक्स पे रिबेट है, कुछ नहीं देना है आपको। इसके साथ साथ रियल इनकम को बढ़ाना है, यानी कि इन्फ्लेशन को कम करना है और वेजेस को थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि कॉर्पोरेट प्रॉफिट तो भाई कोविड के बाद बढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट बढ़ने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए था प्रॉफिट का विद द एम्प्लॉयज, वो नहीं हुआ है, वो देखने की जरूरत है। उसके साथ साथ बिल्ड अ सेफ्टी नेट, यानी अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों में टुवर्ड्स इंश्योरेंस, टुवर्ड्स पेंशन स्कीम्स,
टूवर्ड्स एनपीएस सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, ताकि फिर वो और उनके आने वाली जनरेशन्स पॉवर्टी में ना गुजर रही हो। इसलिए हमें थोड़े से अपने कट डाउन करने एक्सपेंसेस को और अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ाना है, ताकि लॉन्ग टर्म में वी कैन बी गेटिंग क्वालिटी पब्लिक सर्विसेज, वी कैन हैव सिक्योर जॉब्स यानी फॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमी में, और वी कैन हैव अ सोशल सेफ्टी नेट विद पेंशन स्कीम्स, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो आज का डिस्कशन हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि आप मिडिल क्लास है या नहीं है, कहाँ लाई करते हैं आप, आपको क्या लगता है और क्या करना चाहिए मिडिल क्लास को थोड़ी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन सून, बट रिमेंबर यूज द कोड HS Live टू गेट एडमिशंस इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्रतिज्ञा बैच, दैट एडमिशन इज गोइंग ऑन टिल 14th of July। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे क्लास में। बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।